हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीड एंड लर्न बाय रमेश सर। तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे प्यारे से चैनल रीड एंड लर्न बाय रमेश सर में। जैसा कि बोर्ड के ऊपर आप लिखा हुआ देख सकते हैं, स्पष्ट शब्दों में हमने लिख दिया है उत्तल दर्पण के लिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u का निगमन। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम करा चुके हैं अवतल दर्पण के लिए इसका निगमन, और इस बार वीडियो में कराएंगे उत्तल दर्पण के लिए। दोनों बार निगमन एक ही सूत्र का होगा, लेकिन दर्पण अलग अलग होंगे। तो इस बार अवतल दर्पण के लिए नहीं, उत्तल दर्पण के लिए कराया जा रहा है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं उत्तल दर्पण के लिए। और हाँ, कुछ लोगों का कमेंट आया था कि बायोलॉजी क्लास भी चलना चाहिए, तो बिल्कुल चलेगा। बायोलॉजी क्लास अब अगला चैप्टर बायोलॉजी ही पड़ेगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं उत्तल दर्पण, टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो सबसे पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जानते होंगे उत्तल दर्पण के बारे में, सभी बच्चे जानते होंगे। ये रहा आपका उत्तल दर्पण, ये M1 M2 इसका नाम है मिरर। ठीक है, और ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष, और यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं फोकस, और इसके आगे बढ़ाकर एक पॉइंट ले लेते हैं सेंटर। ठीक है, और ये आपका इनफाइनाइट। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे एक वस्तु ले लेते हैं कि चलिए यहाँ पे हमारे पास एक वस्तु है, ये रही एक वस्तु, स्पष्ट दिख रहा होगा आपको, ये वस्तु है। ठीक है, इसका हम यहाँ पर नाम लिख दे रहे हैं, ये क्या है, वस्तु है। इस वस्तु से एक आपतित किरण आ रही है जो इस मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। ठीक है, आती है। तो अब आप पढ़े होंगे कि जब आपतित किरण मुख्य से समांतर आती है तो टकराने के बाद क्या होता है। तो टकराने के बाद यहीं से ये ऐसे जाती है कि जैसे कि हमें लग रहा हो ये कहाँ से आ रही है, फोकस से। यह कुछ इस प्रकार से जाती है कि हमें प्रतीत होता है कि यह फोकस से होकर आ रही है। अब पीछे तो एक्चुअली जा नहीं सकती क्योंकि पीछे से कलई किया हुआ है, तो ये छेद के ऊपर जा नहीं पाएगी। अब जाएगी तो ये आगे ही टकरा के जाएगी, और ऊपर से ये डाइवर्ज होती है, मतलब फैलती है किरणें। क्योंकि उत्तल दर्पण एक अपसारी दर्पण है, यह पसारता है किरणों को, फैलाता है, बिटोरता नहीं है। ठीक है ना, और अवतल दर्पण किरणों को बटोरता था, वह अभिसारी दर्पण होता था। तो इसमें ऐसे फैल गई जाके इधर, और ये जा रही है तो कहाँ से आ रही है, ऐसा लग रहा है कि फोकस से आ रही है। ठीक है, अब अगला किरण हम भेज देते हैं वक्रता केंद्र से होके। ये रहा आपका वक्रता केंद्र की तरफ किरणें जा रही हैं। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल स्पष्ट कि ये किरणें जा रही है वक्रता केंद्र से। और आप नियम पढ़ चुके हैं बाबू, नियम पढ़ चुके हैं कि जब कोई भी प्रकाश की किरण अगर वक्रता केंद्र की तरफ जाती है तो वह दर्पण से टकराकर पुनः उसी मार्ग पर वापस आती है, यानी कि यह इसी मार्ग पर पुनः क्या हो जाएगी, वापस जाएगी। लेकिन जब ये वापस हो रही होगी तो हमें ऐसा लगेगा यहाँ से गई और यहाँ टकरा के यहीं से वापस, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि यह वक्रता केंद्र से होकर ऐसे आ रही है, ऐसा हमें लग रहा है। ठीक है ना, ये किरण आरेख का नियम हम बहुत पहले ही पढ़ा चुके हैं। अब एक्चुअली जहाँ पे कि अब ये जाएगी किरण तो ये इधर बढ़ जाएगी, आगे निकल जाएगी इधर, और आई जा रही है कि इधर। ये दोनों तो कभी वास्तव में मिलने वाले ही नहीं है, क्योंकि इनके बीच की दूरी देखिए लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। इनके बीच की दूरियां लगातार बढ़ रही हैं। यह किरण ऊपर जा रही है, ऐसे आगे निकल जाती, और ये इधर को निकल जाती, जो टकरा के आ रही है ये वाली, यही वाली गई भी, यही वाली आ भी रही है, ये इधर निकल जाती। ये दोनों तो कभी मिलती नहीं आप परावर्तित किरणें। तो इसको हम पीछे के साइड बढ़ाते हैं, पीछे के साइड दोनों किरणों को बढ़ाते हैं तो कहाँ मिल जाती है, यहाँ पे मिल जाती हैं। आगे की साइड तो मिल ही नहीं सकती है, क्योंकि इनके बीच की दूरियां क्या होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। तो आगे की साइड तो नहीं मिलेंगी, पीछे की साइड मिलेंगी। देखिए यहाँ पे मिल रही है, तो यहीं पे क्या बन जाएगा, इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो हम रेड कलर से यहाँ पे बना दे रहे हैं, देखिएगा ये आपका प्रतिबिंब, और सीधा प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो हमने प्रतिबिंब बना दिया। ठीक है, आइए अब इसका थोड़ा नामकरण कर देते हैं, थोड़ा नामकरण कर दिया जाए। अब यहाँ पे ये जो वस्तु है इसका नाम हम कर देते हैं ए, वस्तु का नाम ए, और इसके निचले हिस्से का नाम बी, यानी ए बी इसका नाम हो जाएगा। और इस प्रतिबिंब का नाम हम कर देते हैं ए डैश, इसको ए डैश और इसको बी डैश। ठीक है,
यहाँ पे एक पॉइंट होता है ध्रुव, सभी लोग जानते हैं, तो ध्रुव को बोलते हैं पी, या अपन ने पी कर दिया। अब ये किरण जहाँ पे जाके टकरा रही है ये वाली, इस पॉइंट को बैठे कोई मान लिया तो इसको चलिए डी मान लेते हैं, डी, ठीक है। ऐसे सारे पॉइंट्स हो गए, चलिए बेहतर है। आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, अलग अलग कलर का यूज हुआ है मार्कर, जिससे कि आपको देखने में भी अच्छा लगे और स्पष्ट प्रतीत हो कि कहाँ पे कौन सा अक्षर है। सारे अक्षरों को हमने रेड कलर के मार्कर से दिखा दिया है, ठीक है ना, और जो किरण है इसको ब्लू कलर से दिखा दिया हमने। आइए अब शुरू करते हैं। इतना जानने के बाद, और ये सारे बच्चे जानते होंगे कि पी क्या होता है, एफ क्या होता है, सी क्या होता है, पिछली वीडियो में आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है। मैं मान कितना चल रहा हूँ कि आप पढ़ चुके हैं। आइए अब शुरू करते हैं इसको निगमन करना। तो निगमन शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे माना M1 व M2 एक उत्तल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष पर वस्तु AB, ठीक है ना, यहीं तक लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। जिसके मुख्य अक्ष पर वस्तु AB रखी गई है, जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश दर्पण के पीछे P और F के बीच में बन रहा है, P और F के बीच में बन रहा है। जो लाइन लिखी है इस लाइन को आप भली बात देख सकते हैं कि मैंने यहीं से देख के लिखा है कि यह एक दर्पण है M1 M2, इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखी गई है, वस्तु का नाम AB है और इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे F और P के बीच में बन रहा है, F और P के बीच में कहीं पर बन रहा है, वो भी मुख्य अक्ष के ऊपर। इस प्रतिबिंब का नाम है A डैश B डैश, यही बात यहाँ पे क्या है लिखी गई है, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं। अब जो गणित का नियम जानता होगा, कक्षा 10 में है समरूपता का नियम, त्रिभुज के चैप्टर में आता है, क्योंकि यहाँ त्रिभुज का कुछ नियम लगाना पड़ेगा, तो वही बच्चा सीख सकता है। और जो नहीं जानता है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, मैं तुरंत यह नियम भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे ध्यान से थोड़ा देखिएगा, एक त्रिभुज में आपको कह रहा हूँ, त्रिभुज AB और ये पूरी लाइन देखिएगा एकदम ये यहाँ तक C, यहाँ से देखिए ABC, अगर इसे कंप्लीट करेंगे तो बहुत बड़ा सा त्रिभुज, पूरा लंबा से यहाँ तक देखिए त्रिभुज, एक त्रिभुज है, इसका नाम हम यहाँ पे लिखेंगे कि अब त्रिभुज ABC तथा यह एक त्रिभुज है और यह एक त्रिभुज भी है। ध्यान से देखिए, ये रेड कलर का जो मार्कर है, यहाँ से अगर शुरू करें, ये यहाँ से ऐसे, यह भी एक क्या है आपका त्रिभुज है, ठीक है। ध्यान से बिल्कुल देखना, A डैश B डैश और C एक छोटा सा त्रिभुज है। तो इन दोनों त्रिभुजों में सबसे पहले चलेंगे, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A डैश B डैश C में, यानी कि इन दोनों में हम जब देखेंगे तो हमें क्या क्या नजर आएगा। तो इन दोनों त्रिभुजों में अगर झांकने की कोशिश करें तो यहाँ पे देखिए कि ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है, अगर इसको बाहर निकालेंगे तो कुछ बड़ा वाला त्रिभुज ऐसा बन रहा है, ऐसा, ठीक है ना, ऐसा बन रहा है, जिसको लिखा गया है ABC। और छोटा वाला त्रिभुज को अगर बाहर करूं तो वह कुछ ऐसा है, ऐसे, और इसमें छोटा वाला त्रिभुज लिखा गया है कि A डैश B डैश और C। अब दोनों त्रिभुजों में क्या क्या दिखाई दे रहा है जानते हैं। देखिए यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होता है, वस्तु जो होती है हमेशा लंबवत होती है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल मारती है किसके, मुख्य अक्ष के साथ, और यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है बड़ा वाला त्रिभुज में, यहाँ पे 90 डिग्री, और छोटा वाला जो त्रिभुज है ना इसमें भी 90 डिग्री बन रहा है। देखिए यहाँ पे जो प्रतिबिंब बना है ये भी बिल्कुल लंबवत बनता है, इसलिए यहाँ भी क डिग्री का एंगल आएगा 90 डिग्री। तो दोनों त्रिभुजों में एक चीज तो मिल गई कि 90-90 का कोण मिल गया, यानी कि दोनों त्रिभुजों में एक आठ कोण बराबर है, ठीक। अच्छा अगला पॉइंट देखिए कि ये त्रिभुजवा को गिर रहे हो तब वो C के यहाँ जा रहे हो, ये त्रिभुजवा का नाम ले रहे हो तब वो C के यहाँ जा रहे हो, यानी कि C दोनों ने त्रिभुजवा में आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितना कोण इसमें होगा चाहे ज्यादा डिग्री का भी हो, वही डिग्री वाला कोण इसका भी होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज के लिए कोण हम C के यहाँ तक ही जा रहे हैं।
तो दोनों में यह कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ है। यह सी जो कोण है, कोण सी दोनों त्रिभुजों में कॉमन है। तो इस हिसाब से जब दोनों त्रिभुजों में कॉमन है तो दोनों तो बराबर है, जितना इसमें होगा उतना इसमें होगा। हाँ, डिग्री हमें नहीं पता है कि कितना है, लेकिन दोनों बराबर है। इसका मतलब कि अब दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर है, और जब दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर होते हैं तो वो दोनों त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। कक्षा 10 से गणित का नियम है, अगर नहीं जानते तो बस इतना याद रखिए कि दो त्रिभुजों के दो कोण अगर बराबर हो जाएं तो क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं, ठीक है ना। और जब समरूप हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, यही हमें चाहिए था बस। तो पहले हमने समरूप दिखा दिया आपको। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको। इसमें दिखाई दे रहा है कि कोण बी, दोनों त्रिभुजों में देखिएगा एक में इसका कोण बी और उसका कोण बी डैश, ये दोनों आपस में बराबर है। क्यों बराबर है, यहाँ कारण लिखेंगे समकोण से, समकोण की वजह से बराबर है। देखिएगा इसका बी और इसका बी डैश, ये दोनों 90-90 है, इसलिए दोनों बराबर लिख दिया हम। अच्छा, अगला पॉइंट में सी, दोनों में इसका भी कोण सी और इसका भी कोण सी दोनों बराबर है। क्या कारण है, तो आप लिख दीजिए उभयनिष्ठ, दोनों में यह चीज कॉमन है। अंग्रेजी में लिखेंगे तो लिखेंगे कॉमन, नहीं तो हिंदी में लिखेंगे तो लिख देंगे उभयनिष्ठ है, ठीक है। इसलिए अच्छा, इन दोनों त्रिभुजों में क्या कोण बराबर हो गए, दो कोण। और जब दो कोण बराबर होता है तो वह त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। मैं यह बात यहीं पे लिख दे रहा हूं कि डबल ए समरूपता नियम से, डबल ए समरूपता नियम कहिए चाहे कसौटी कहिए बाबू, डबल ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के। ये जो चिन्ह बनाया हो ना, ये समरूपता का चिन्ह है, इतना याद रखना। और ये सर्वांग समता का चिन्ह होता है और ये समरूपता का चिन्ह होता है, ठीक है, ओके। हाँ, तो डबल ए का मतलब है ए से एंगल और ए से एंगल, यानी दो ठे कोण। तो देखता भाई यहाँ दो ठे कोण बराबर बा, ठीक है ना। तो ये दोनों समरूप हो गए। और जब कोई त्रिभुज समरूप हो जाता है तो उसमें क्या होता है, सभी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। जैसे सभी संगत भुजाओं का मतलब कि हाई ऊंचाई तो एक भी ऊंचाई का अनुपात, हाई आधार तो एक भी आधार का अनुपात, कर्ण होते कर्ण का अनुपात, ऐसे बराबर रहेगा, ठीक है। और हमेशा समकोण त्रिभुज नहीं आएगा, इसमें कोई भी त्रिभुज हो सकता है, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, कोई भी त्रिभुज आ सकता है समरूपता के नियम में। चलिए, तो यहाँ पे ऊंचा अनुपात बराबर होता है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इस त्रिभुज का ऊंचाई क्या है, ए बी, और इस त्रिभुज का ऊंचाई क्या है बच्चों, ए डैश बी। यहाँ पे लिख देंगे कि हम ए बी बटा ए डैश बी, ए डैश बी डैश, ये दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई है। यहाँ नहीं समझ में आ रहा था, यहाँ देखिएगा इस त्रिभुज में ऊंचाई आई है और इस त्रिभुज में ऊंचाई आई है, तो दोनों की ऊंचाई का अनुपात बराबर हो जाएगा दोनों के आधार के अनुपात के। तो इस बड़े वाले का आधार क्या है, बी से लेकर सी तक जाइए, बी सी बटा, और छोटे वाले का आधार क्या है, देखिए यहाँ बी डैश से लेकर सी तक जाना है आपको, तो बी डैश सी, और इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। यह मैं किस नियम से लिख दिया हूँ, समरूपता के नियम से लिखा हूँ। अब समरूपता को बहुत बेहतर समझने के लिए आपको कक्षा 10 के गणित का 6वां अध्याय देखना होगा, या 5वां अध्याय, 6वां अध्याय है, तब जान पाएंगे। और वैसे जितना जानना चाहिए मैंने उतना आपको क्या कर दिया, बता दिया। चलिए, अब इसी प्रकार आपको एक त्रिभुज और दिखाई दे रहा है। कौन सा त्रिभुज, देखिए जितना बड़ी ये वस्तु है उतना ही बड़ी, यहाँ से हम एक लाइन ड्रा कर देंगे ऐसे, यहाँ देखिएगा एक लाइन हम ड्रा कर रहे हैं, और ये दोनों लाइन बराबर होंगी क्योंकि यह प्रकाश के आने वाली किरण और यह मुख्य अक्ष दोनों समांतर है, और समांतर भुजाओं के बीच की जो लंबवत दूरियां होती हैं वो हमेशा बराबर होती हैं। समांतर भुजाओं के या समांतर रेखाओं के बीच की जो लंबवत दूरियां होती हैं वो सर्वथा बराबर होती हैं ना। तो इसलिए जितना बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ी, डी से लेके यहाँ तक एक लाइन है, और इसको हम अक्षर खींच देते हैं, यहाँ पे एन बोल देते हैं, एक अक्षर बोल देते हैं एन। डी एन जो है कितनी बराबर होगी, ए बी के बराबर होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, देखिएगा त्रिभुज बन रहा है डी एन एफ, ये त्रिभुज देखिएगा डी एन एफ, और एक त्रिभुज बन रहा है ए डैश बी डैश एफ, जिसमें नहीं चले हैं वो दो त्रिभुज। अच्छा, इसको हम बाहर निकाल के दिखाएंगे तब आपको समझ में आएगा दोनों त्रिभुज है क्या। ये तो हमने कर दिया था, यहाँ पे देखिएगा ऐसे लिखा है कि डी से है, फिर लिखा है एन, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या है एफ, ऐसे एक त्रिभुज। और एक छोटा सा देखिए ए डैश बी डैश एफ, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ए डैश फिर बी डैश
और यहाँ पे है आपके लिए एफ, ए डैश बी डैश एफ, ऐसे दो त्रिभुज हैं। तो ये जो लंबवत दूरियां हैं, तो ये कोण 90 और इसका एक कोण भी कितना है, 90 है। तो इस तरीके से इन दोनों त्रिभुजों में भी क्या हो गया, दो कोण बराबर हो गए। जैसे इन दोनों में दो कोण बराबर था 90-90 का, तो इन दोनों त्रिभुजों में भी दो कोण क्या हो गए, बराबर हो गए, दोनों कोण 90-90 के, ये भी 90 और ये भी 90। अच्छा, अब इस त्रिभुज को गिनने के लिए भी हम एफ के पास जा रहे हैं, और इस त्रिभुज को गिनने के लिए भी हम एफ के पास जा रहे हैं। यहाँ देखिए डी एन एफ और ए डैश बी डैश एफ, तो दोनों एफ एफ है, यानी एफ एफ दोनों में कॉमन हो सकता है, दोनों में बराबर हो सकता है। तो अब इन दोनों में भी दो कोण बराबर हो गए। और जब किसी भी दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाए, तो वह दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। किस नियम से, डबल ए समरूपता नियम से, यानी कि एंगल के नियम से। तो अब हम क्या सकते हैं, अब बार बार हम यही बात लिखेंगे नहीं, हम लिख दे रहे हैं कि इसी प्रकार से, क्योंकि जो इन दोनों त्रिभुजों में काम किए हैं, अब वही काम इन दोनों त्रिभुजों में करने जा रहे हैं। तो जब गणित का नियम है कि अगर एक का काम कई स्टेप में कर रहे हो, तो आप बार बार पूरा मत करो, लिख दो इसी प्रकार से, जैसे हमने ऊपर किया है ठीक उसी प्रकार हम यहाँ भी कर दिए हैं। डायरेक्ट इसका आंसर जो जहाँ तक हमें मेन पहुंचना है, इस समीकरण तक डायरेक्ट वहां पहुंचा देंगे आपको, ठीक है ना। ये गणित का नियम है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ लिख देंगे हम लोग इसी प्रकार, जैसे कि हमने ऊपर किया है उसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार त्रिभुज डी एन एफ एवं त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में, इन दोनों त्रिभुजों में चलेंगे। तो डायरेक्ट मैं बोल दे रहा हूँ कि त्रिभुज डबल ए समरूपता कसौटी से समरूप है, इसलिए इनकी भी ऊंचाइयों का अनुपात और आधार का अनुपात बराबर होगा। तो मैं डायरेक्ट ऊंचाई इसकी डी एन और इसकी ऊंचाई ए डैश बी डैश, इसकी ऊंचाई है डी एन और इसकी ऊंचाई है ए डैश बी डैश, फिर इसका आधार है एन एफ और इसका आधार है बी डैश एफ, आधार है एन एफ और इसका आधार है बी डैश एफ। अनुपात बराबर है, भुजाएं बराबर कभी नहीं होती हैं। ऐसा नहीं कहना कि दो त्रिभुज समरूप हैं तो इसकी भुजा और इसकी भुजा बराबर है, ऐसा नहीं हो सकता है। जब दो त्रिभुज समरूप हैं तो इसकी भुजा अब बटा इसकी भुजा, ठीक है ना, असंगत भुजा, यानी कि हाई ऊंचाई है तो एक ऊंचाई ले होगा, यानी इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई का अनुपात इसके आधार और इसके आधार के अनुपात के बराबर हो सकता है, और तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। लेकिन हमको जरूरत दुइया की थी, इस कर्ण की हमको कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ है ही नहीं। ये जो कर्ण बनाया गया है इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, ना यू भी एफ, ये सब जो चीजें हैं ये डायरेक्ट ये आधार के ऊपर हैं या तो ऐसे ऊंचाई के ऊपर है। कर्ण के ऊपर इसमें से कोई अच्छा नहीं आता, इसलिए हमको कर्ण की कभी आवश्यकता इसमें नहीं पड़ रही है। नहीं तो नियम है कि तीनों भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, लेकिन जरूरत दो की है, केवल आधार की और ऊंचाई की, इसलिए बार बार दो लोगों को लिखा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हो गया होगा। चलिए अब आगे प्रोसेस समझते हैं। इतना बात तो समझ में आ गई होगी। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, ठीक है। आइए अब देखते हैं कि अब ये मान लिया जाए, अब इसके बाद इक्वेशन 2 है ना, तो अब ये जो लाइन अभी से ड्रा किया था डी से लेके एन तक, ये किसके बराबर है, वस्तु ए बी के बराबर है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ए बी बराबर है कौन, डी एन, ए बी बराबर है डी एन, और इस मान को कहीं पे तो ए बी लिखा होगा या डी एन। देखिए आपको ये जो ए बी लिखा है, तो ए बी को मन करे हटा दीजिए, मन करे डी एन को हटा दीजिए, क्योंकि जब हम इन दोनों समीकरण के किसी एक पक्ष को बराबर कर देंगे तो ये दोनों का आपस में बराबर कर सकते हैं। तो मन करते ए बी को यहाँ पुट करिए, यहाँ पे आप मन करता है डी एन को जाके यहाँ पुट कर दीजिए, यानी कि दोनों आपस में बराबर है, तो किसी एक को भी पुट कर देंगे। चलिए तो हम समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में रखने पर अब समीकरण 2 के जगह यहाँ पे जहाँ भी डी एन लिखा है वहाँ पे ए बी लिखेंगे, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ये दोनों आपस में बराबर है, डी एन और ए बी बराबर है। तो यहाँ डी एन लिखा है तो डी एन यहाँ पे ए बी लिख दूंगा ले जाके, देखिएगा। अब यहाँ पे जब लिखूंगा ए बी, अब बटा पहले ही से यहाँ लिखा रखा ए डैश बी डैश, अब बराबर ही क्या है एन एफ बटा बी डैश एफ, बी डैश एफ, इतनी बातें लिखी गई है। अब ये ठीक नया इक्वेशन बन गया, समीकरण नंबर 3, ठीक है ना, यह 1 यह 2 और यह 3। अच्छा, अब यहाँ से ध्यान से देखिए कि समीकरण नंबर 3 का जो बायां पक्ष है
ए बी बटा ए डैश बी डैश, और समीकरण नंबर 1 का जो बायां पक्ष है ए बी बटा ए डैश बी डैश, दोनों आपस में बराबर है, इसका बायां पक्ष और इसका बायां पक्ष दोनों बराबर है। तब ये कह सकते हैं कि इन दोनों की तुलना करेंगे तो इनके दाएं पक्ष भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि समीकरण 1 व 3 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 3 की तुलना करने पर, ठीक है। अच्छा, तो तुलना करेंगे तो ये इसके जब इस दो समीकरणों के बाएं पक्ष आपस में बराबर हैं तो इनके दाएं पक्ष भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कि इनके दाएं पक्ष को बराबर। तो आइए लिख देते हैं, जब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर है तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा भी क्या होगा बाबू, आपस में बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि बी सी बटा बी डैश सी बराबर होगा एन एफ बटा बी डैश एफ के। इक्वेशन नंबर 4 यानी चौथा समीकरण आपको मिल गया, ठीक है ना। ये कैसे आया है, इस 3 का और इस 1 का बायां पक्ष बराबर था, इसीलिए इस 3 और 1 के दाएं दाएं पक्ष भी दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। इसका दाएं पक्ष ये है, इसका दाएं पक्ष ये है। चलिए समीकरण नंबर 4 आ गया आपके पास। अब यहाँ से आगे क्या करें, अब यहाँ से एकदम की पॉइंट आपको समझाता हूँ, एकदम इस सवाल की एकदम चाबी क्या है उसको समझिएगा। अब जिसने भी ये समीकरण बनाया है 1 बटा एफ बराबर 1 बटा बी प्लस 1 बटा यू, ये जिसने भी समीकरण बनाया है उसने क्या किया कि कहा कि अगर मान लिया जाए कि आपके दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, यह आपका द्वारक में पढ़ा दिया, जितना बड़ा इसका मुंह खुला है ना इसका द्वारक है, अगर इसको छोटा करूं यार रस दबा के दोनों से ऐसे खींच के छोटा करूं ऐसे, यानी कि इसको बहुत छोटा कर दूं, बहुत छोटा दर्पण कर दूं, तो आप समझ रहे हैं क्या होगा। ये जो डी पॉइंट है अगर ये इसको ऐसे छोटा करूंगा, ऐसे छोटा करूंगा तो ये डी पॉइंट भी खिसक के आएगा ऐसे, ये डी पॉइंट भी ऐसे खिसक के आएगा। जब ये डी पॉइंट धीरे धीरे जानते हैं कहाँ जाएगा, डी पॉइंट पी के ऊपर आ जाएगा लगभग लगभग। जब इसे बहुत छोटा करेंगे ऐसे ही दबा के ना ऐसे ही, तो डी वाला खिसक के कहाँ आएगा, पी के ऊपर आ जाएगा। और जब डी पी के ऊपर आ गया, यानी कि मान लेते हैं कि अगर डी इसके ऊपर है, यहाँ पे है, मान लीजिए कि इसके ऊपर है डी बिंदु, छोटा करने पे अब डी से सीधी लाइन खींचना है आपको यन, तो अब डी से सीधी लाइन यन खींचोगे तो कहाँ यन आएगा पता है, पी के ऊपर आ जाएगा यन। यानी कि अब ये यन और पी एक की जगह यहाँ पे आ जाएंगे, कब, अगर दर्पण का द्वारक बहुत छोटा मान लिया जाए तब, ठीक है। अब यही कहानी मैं अपनाने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखो यहाँ लिखा है कि मान लिया जाए कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, दर्पण का द्वारक क्या है, बहुत छोटा है, तब क्या होगा क्या कि तब ये आपको पता है डी इस पी के ऊपर आ जाएगा और फिर इस डी से सीधी लाइन खींचेंगे तो वह सीधी लाइन डायरेक्ट पी के ऊपर आएगी, यानी यह एन वाला जो अक्षर है पी के ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। यानी हम कह सकते हैं कि एन और पी का स्थान एक ही हो जाएगा, इनका स्थान क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। और जब इनका स्थान एक ही हो गया तो ये दोनों लोग एक का स्थान पे आ जाएंगे। तब इस हिसाब से हाई जो एन एफ आप बोल रहे हैं कि एन एफ इतना बढ़िया है, देखिए एन एफ इतना बढ़िया है और पी और एफ क्या है इससे बड़ा है। अभी तक तो ऐसा नजर आ रहा था, लेकिन इमेजिन करिए कि अगर ये यन वाला बंदा इस पी के ऊपर बैठ जाए तो क्या होगा, जब यन वाला भी पी के ऊपर आ जाएगा तो फिर यन एफ और पी एफ दोनों लाइनें क्या जाएगी आपस में बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। अगर ये यन वाला इस पी के ऊपर आ जाए तो यहाँ एफ से गिनेंगे तो भी एफ पी लिखेंगे और एन के सोचेंगे तो एन यहीं रहेगा तो तब भी एन एफ लिखाएगा, यानी एन एफ और पी एफ दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, हो जाएगा। इसलिए एन एफ बराबर क्या हो जाएगा बाबू, पी एफ होगा, इसलिए एन एफ बराबर पी एफ होगा, ठीक है ना। यह एन एफ बराबर पी एफ क्यों आया कि इसका ऊपर कारण हिंदी में लिख दिया गया कि दर्पण बहुत छोटा मान लिया गया इसलिए। अच्छा, अब इसके बाद देखिएगा कि ये कहीं ना कहीं एन एफ आपको किसी क्वेश्चन में मिलेगा, इक्वेशन नंबर 4 में, तो एन एफ के स्थान पे ले आके पुट कर दीजिए आप पी एफ, ठीक है ना। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर ऐसा जानना चाहते हैं क्यों कर रहे हैं
तो इस एन एफ यानी यहाँ एन से लेके एफ तक के बीच की कोई दूरी नहीं होती है, दूरी ध्रुव से फोकस के बीच की होती है। पी एफ की हमको पता है, तो इसीलिए हम पी एफ को अपने सवाल में ला रहे हैं, एन एफ को हटा रहे हैं, ठीक है ना। हालांकि दोनों बराबर हैं, लेकिन हमको एन एफ की कोई वैल्यू नहीं पता है। पी एफ हम जानते हैं कि सर ध्रुव से लेके एफ के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे पी एफ को ला रहे हैं जानबूझ के। तो इसको अगर एन एफ का मान अगर हम इसमें पुट करें, यहाँ पे लिख दीजिएगा कि इस मान को समीकरण 4 में रखने पर, इस मान को कहाँ रखेंगे, समीकरण 4 में। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बी सी बटा बी डैश सी, ये तो पहले से ही आपको पता है कि बी सी बटा बी डैश सी। अब बराबर जो एन एफ लिखा था, इस एन एफ की जगह पे क्या लिख देंगे, पी एफ, और नीचे जो है बी डैश एफ। कितना पता है, इक्वेशन नंबर 5। 5 वो समीकरण बन गया आपका। अब इसके बाद ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, ध्यान से देखिएगा। अब इन दूरियों को देखिए इसमें कि कौन कौन सी फिक्स दूरियां होती हैं। फिक्स दूरियों का मतलब कि मैं आपको जो पढ़ाया हूँ शुरुआत में, दर्पण जब पढ़ा रहा था तो आपको बताया गया था। दर्पण पढ़ते समय आपको क्या क्या बताया गया है, जानते हैं कि सर ये दर्पण होता है, ये इसमें ध्रुव होता है, और यहाँ फोकस होता है, और यहाँ सेंटर होता है। और आपको बताया गया है कि यहाँ पे वस्तु होती है, तो वस्तु के बीच की दूरी यानी P से लेके यहाँ वस्तु के बीच की दूरी को U बोलते हैं। ये हमको पहले से पता है, फिक्स है। अच्छा, अगर इसका प्रतिबिंब यहाँ बना है तो ये प्रतिबिंब है, और प्रतिबिंब के बीच जो दूरी होती है यानी ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हम V बोलते हैं, वो हमको पता है। अच्छा, ध्रुव से फोकस से बीच की दूरी को हम फोकस दूरी बोलते हैं, ये भी हमको पता है। और ध्रुव से केंद्र के बीच की दूरी को हम त्रिज्या बोलते हैं, ये भी हमको पता है। यानी ये 4 दूरियां हमको फिक्स है, पता है, और इसके अलावा कोई दूरी होगी तो हमको नहीं पता है फिक्स। तो हम इसमें से देखते हैं कि बी सी कहाँ है, ढूंढने की कोशिश करते हैं। बी यहाँ पे लिखा है और सी यहाँ पे लिखा है। अब बी से लेके सी तक की कोई दूरी है आप में, इसमें जरा नजर मार कर देखो तो बी से लेके सी तक की कोई दूरी नजर आ रहा है, ये कहीं नहीं। बी अक्षर आपको करिए वस्तु मान लिया जाए कि ए बी है, ठीक है। तो यहाँ बी से लेके सी तक की कोई फिक्स दूरी नहीं है। बी से पी तक की दूरी फिक्स है यू, पी से एफ के बीच की दूरी फिक्स है, यहाँ पे देखिए एफ। पी से लेके सी के बीच की दूरी फिक्स है आर, लेकिन बी से लेके सी तक की नहीं फिक्स है। तो अब हम क्या करें, हमें खाली फिक्स दूरियां ही चाहिए। तो हम एक काम करते हैं कि इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं ना, कि बी सी के यहाँ से 2 टुकड़ा कर दीजिए। बी से लेके पी तक आई 1 टुकड़ा, और पी से लेके आई सी तक 1 टुकड़ा। अगर दोनों टुकड़ा को जोड़ दें तो भी तो हमारा क्या लिखाएगा, बी सी इतनी बड़ी लाइन थी ना, बी सी इतनी बड़ी लाइन थी, इसको 2 टुकड़ा कर दीजिए। तो बी पी और पी धन सी इसको लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, देखिए इस बी सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि बी पी धन पी सी। बताओ बी पी धन पी सी जोड़ेंगे तो भी बी सी लिखा हूँ, बी पी धन पी सी जोड़ूंगा तो भी हम बी सी ही लिखा हूँ, ठीक है। अच्छा, बटा में देखिए बी डैश सी, ये कोई फिक्स है कि नहीं चेक करते हैं। बी डैश कहाँ है भाई, बी डैश यहाँ पे है और सी यहाँ पे है। तो क्या यहाँ प्रतिबिंब से लेके केंद्र की कोई दूरी होती है क्या, ये रहा आपका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब से लेके केंद्र कोई दूरी फिक्स नहीं मैं किया हूँ। मैं प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी फिक्स किया हूँ, ठीक है ना, लेकिन प्रतिबिंब और केंद्र की कोई बीच की दूरी नहीं है। यह रहा बी डैश और यह रहा सी, यहाँ से यहाँ तक के बीच की कोई दूरी फिक्स मैं नहीं किया हूँ, यानी कि ये भी हमारा बेकार ही है, इसको भी हमें चेंज करना ही पड़ेगा। तो सोचिए कि आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी लिखना है, इस लंबाई को कैसे लिखें कि हमारा काम भी हो जाए और दिक्कत भी ना आए, तो हमको फिक्स लोग मिल भी जाए। तो इस लंबाई को समझने के लिए ध्यान समझिए कि यहाँ पी के यहाँ से और यहाँ सी तक की ये दूरी फिक्स है। पी से लेके देखिए पी से सी के बीच की दूरी को आर बोलते हैं, ये फिक्स है। अगर बाबू हम इस पी से सी के बीच की दूरी को पूरा लिखें और फिर एम से हम इसको माइनस कर दें, कितना, पी से लेके आई बी के बीच की दूरी आई, ये दूरी आई। अगर आई पूरा लिख करके हाइये इतनी मिटाई दें तो बताओ हाई आगल कि ना आगल, आ गया ना। गणित का नियम इतना तो आप जानते ही होंगे। तो हम करेंगे पूरी दूरी लिखेंगे पीसी में से पी भी घटा देंगे। तो यहाँ पे बी डैश सी लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी दूरी लिखेंगे पीसी, पूरी दूरी पी से लेकर सी तक इतना बड़ा चिन्ह लिखा, और एम से हाई हिस्सा काट के निकाल देंगे तो हाई हिस्सा बच जाएगा, यानी पी बी डैश माइनस कर देंगे पी और बी डैश, ऐसे, ठीक है। चलिए इतना आपको, अच्छा जो पी बी डैश माइनस किया हूँ ये फिक्स है,
पी से लेके बी तक का फिक्स किया हूँ, पी से लेके बी तक का, यहाँ बी पॉइंट लिखा है ना, पी बी डैश, ये फिक्स है। प्रतिबिंब से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी को भी कहते हैं, फिक्स किया हुआ। इसलिए केवल फिक्स वैल्यू ही लिखना है जो पहले से पता है। पी एफ पता है क्या आपको? हाँ सर, पी से लेकर एफ के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, पी से लेकर एफ फोकस दूरी है, हमको पता है सर। इसको हम चेंज ही नहीं करेंगे। इसको क्यों चेंज नहीं किया हूँ? क्योंकि पहले ही से फिक्स है। हमारे विज्ञान पढ़ते समय पी एफ आ चुका है कि ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, हम जानते हैं, इसलिए चेंज नहीं कर सकते हैं। बी डैश एफ जरा देखना, ये रहा आपका बी डैश और ये रहा एफ, केवल इतनी बड़ी लंबाई को हमने फिक्स कर रखा है। क्या कहें इसको, क्या बोलते हैं सर? कुछ नहीं बोलते हैं। ध्रुव से अगर नापता तो बोलता सर यहाँ हमको ये बी डैश से शुरू करना है, एफ क्या तक जाना है, बीच में से कोई गुंजाइश नहीं। शुरुआत हमेशा ध्रुव से होगी तो फिक्स दूरी है, और ध्रुव से नहीं है तो फिक्स दूरी नहीं है, ठीक है ना। तो इसकी फिक्स नहीं है, तो अब इसको क्या उपाय लगाएं लिखने का? खाली इतना बड़ी हमको दूरी चाहिए, कोई तो उपाय लगाओ। तो इसका उपाय है, ये फिक्स दूरी है पी से लेके एफ तक, तो क्यों ना हम पहले पी से लेके एफ तक पूरा लिखें, और फिर हाइये यानी से काट दें, इसे निकाल लें, एक निकाल दो काट को, देखिए फिर आइए बच जाएगा दोनों बराबर है। अब ये जो काट के निकाल रहा है इसको पी बी बोलते हैं। पी बी फिक्स है? हाँ सर, पी बी फिक्स है, यानी पी से लेके बी बी डैश, पी बी डैश फिक्स है। तो फिक्स है, कैसे फिक्स है? क्या है? प्रतिबिंब है यहाँ पे, और प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी को हम प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं। तो इसलिए हम पहले पूरा लिखेंगे पी से लेके एफ तक जाएंगे, इसलिए पहले पूरा लिखेंगे पी से लेके एफ तक जाएंगे, फिर इसमें से कुछ निकालेंगे, माइनस करेंगे। किसको निकालेंगे? पी बी डैश को निकाल देंगे, पी बी डैश, पी बी डैश को हमने निकाल दिया। अब ये आपको एक क्वेश्चन मिल गया। अब इस क्वेश्चन में फिक्स वैल्यूओं को रखा जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको मिटाता हूं और यहाँ पे लगाता हूं, ठीक है। ये बस समझाने के लिए बनाया था मैं। देखिएगा, जरूरत पड़ेगी तो इधर भी लगा दिया जाएगा, जगह कम पड़ेगी तो, ठीक है। क्या करें, बहुत बड़ा है, बोर्ड भर जा रहा है। तो बीपी लिखा बच्चे यहाँ पे, बीपी देखिए जरा ध्यान से नजर मारिए। बीपी को क्या कहते हैं? बी से लेके पी, यानी बी से लेके पी के बीच की दूरी को हम बोलते हैं वस्तु की दूरी यू, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे? यू लिखेंगे। और इतना सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि यू हमेशा माइनस में होता है, और ये दर्पण के बाएं साइड है इसलिए माइनस में रहेगा। तो इसके जगह पे लिखेंगे माइनस का यू, फिर धन, धन का चिन्ह है, फिर लिखा है पीसी। अब पीसी जरा खोजिएगा, बीपी तो हो गया, धन पीसी, पी कहाँ है? यहाँ है, सी कहाँ है? यहाँ है। क्या यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कुछ बोलते हैं? तो हाँ सर, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को हम आर बोलते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या होती है? त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या आर, तो इसको हम बोल देंगे यहाँ पे क्या? आर, ठीक। अब बटा पीसी फिर से आ गया, तो यानी पीसी को अभी हमने आर लिखा था, तो यहाँ भी हम लिख देंगे क्या? आर। फिर इसके बाद यहाँ पे माइनस लिखा है तो लिखेंगे माइनस, फिर पी बी डैश लिखा है, खोजिए इसको कहाँ है? पी और बी डैश, यानी यहाँ से लेके यहीं तक आपको जाना है। ध्रुव से शुरू करना है, हाई प्रतिबिंब बाबू, हाई प्रतिबिंब। ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हम बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है ना। और प्रतिबिंब की दूरी को भी अच्छे से लिखते हैं, तो यहाँ पी बी जहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या? भी। अब इक्वल का साइन लगा देंगे। अब आते हैं पी एफ। पी एफ आपको पता है, पी खोजिए और एफ खोजिए, यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी, यानी कि स्मॉल एफ, ठीक है। और दाहिने साइड है इसलिए धनात्मक, दाहिने साइड है इसलिए धनात्मक। ये भी दाहिने साइड था इसलिए धनात्मक लिखा गया। हाँ, माइनस कैसे आ गया? कि यहाँ पहले से माइनस था इसलिए माइनस आ गया। अब इसके बाद फिर से पी एफ आ गया, तो हम फिर से लिख देंगे एफ, क्योंकि हम अभी पी एफ को एफ लिखे हैं, तो आप फिर से पी एफ आ गया, एफ माइनस का चिन्ह लगाना है। फिर इसके बाद पी बी डैश खोजिए जरा, पी और बी डैश, यानी कि ध्रुव से प्रतिबिंब तक जाना है, तो प्रतिबिंब की दूरी है, तो हम यहाँ पे फिर से लिख देंगे क्या? प्रतिबिंब की दूरी को लिखेंगे भी। इतना चीजें बन गई। अब गणित आप पढ़े होंगे, जानते होंगे कि इसके बाद आपको क्या करना चाहिए? तिरछा गुणा कर दीजिए, यहाँ पे इसका इधर गुणा कर दीजिए, इसका इधर गुणा कर दीजिए, तिरछा गुणा। तो तिरछा गुणा करेंगे तो माइनस का यू प्लस, अच्छा ये आर लिखा है बाबू, आर को मैं जानते हो क्या लिखूंगा? 2f लिखूंगा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? यहाँ पर रफ कार में आपको समझा रहा हूँ, देखिएगा।
आपको पहले ही से पढ़ा दिया हूँ कि एफ बराबर क्या होता है, r/2। ये सूत्र पढ़ाया हूँ, फोकस दूरी बराबर त्रिज्या बटा 2। अब इसका हम तिरछा गुणा कर देंगे, अगर इसका इधर तो लिखिएगा r बराबर 2 से f में गुणा कर 2f। r बराबर क्या लिखूंगा मैं, 2f। जहां जहां r था वहां क्या लिख दूंगा, 2f। अब ऐसा क्यों किया हूँ, ऐसा इसलिए किया हूँ कि जो हमको लाना है सूत्र निगमन, इसमें कहीं r दिखाई दे रहा है क्या आपको, नहीं, r को गायब करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ से r को हटा रहा हूँ। r के बराबर मैं कुछ और लिख सकता हूँ 2f, उस फार्मूले से, इसलिए यहाँ 2f लिख दिया हूँ। अब इसका तिरछा गुणा करूंगा इसमें, सॉरी अभी तो ये दोनों को लिखा हूँ, इसका गुणा करना है इसमें ना, तो गुणा f माइनस भी, फिर बराबर का साइन, फिर इस f से गुणा करना है मुझे किसमें, इसमें r, फिर से r आ गया तो r की जगह पे लिखूंगा मैं 2f माइनस का भी, r की जगह फिर 2f क्यों लिखा, इसका तिरछा गुणा कर रहा था क्योंकि इस नियम से। चलिए अब मैं गुणा करूंगा, पहले u से करूंगा इसमें, फिर u से करूंगा इस वाले में, फिर इस 2f से होगा गुणा इसमें, फिर इसके आगे नियम गणित जानते होंगे आप लोग, तो u से गुणा कर दीजिए f में, तो यहाँ माइनस है तो माइनस uf, फिर u से गुणा करिए इसमें v में, तो हाई माइनस है और हाई माइनस है तो गुणा जाएगा तो प्लस uv, ठीक है ना। v के ऊपर ऐसे गोल करता हूँ और u के नीचे ऐसे करते हैं। अब 2f से गुणा करेंगे इस f में, तो यहाँ धन तो 2f से गुणा करेंगे f में, तो 2f स्क्वायर, अच्छा 2f से गुणा करेंगे v में, तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है तो माइनस जाएगा, और 2vf हो जाएगा, 2vf बराबर का साइन लगा देंगे, f से गुणा करेंगे 2f में तो 2f स्क्वायर हो जाएगा, फिर f से गुणा करेंगे v में, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस f से v में गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, vf हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, बहुत कठिन नहीं है। u से गुणा किया हूँ पहले f में तो uf होगा, लेकिन माइनस का साइन माइनस यहाँ था, फिर u से गुणा करने जा रहा था v में, लेकिन एक माइनस था, एक माइनस था, माइनस गुणे माइनस किया तो प्लस आ जाएगा, और u से गुणा v में करूंगा तो u भी हो जाएगा, फिर 2f से गुणा किया हूँ f में तो 2f स्क्वायर, और 2f से गुणा किया हूँ v में तो 2vf, ठीक है। अब दोनों पक्षों में देख रहे हैं कि क्या कटने लायक है, तो ये 2f स्क्वायर और 2f स्क्वायर चिन्ह भी बराबर है और ये पद भी बराबर है, इसलिए कट जाएंगे। अच्छा अब देखिएगा, इसके बाद हम यहाँ कर सकते हैं कि uf और ये vf, और यहाँ भी vf है, यानी कि यह तो बराबर लग रहा है। इसके अगर कोई गिनती लिखी होती एक vf, तो आई देखिए क्या लिखा है 2vf, यानी कि vf और vf ये दोनों मिलने लायक, इसको एक और कर दीजिए, तो यहाँ आई बचा था आपका uv, और इसको उस पार भेज देते हैं, तो उधर माइनस का एक vf पहले से लिखा है, एक था नहीं, एक हमने बना दिया, ठीक है। अब ये 2v उधर जाएगा ना तो प्लस का हो जाएगा 2vf, क्योंकि इधर माइनस में देखिएगा, यहाँ माइनस में 2vf लिखा है, उस पार जाएगा तो प्लस का 2vf हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ये दोनों घट सकते हैं आपस में कि जुड़ सकते हैं, घटेंगे, क्योंकि माइनस साइन या प्लस साइन, तो इनको घटा दीजिए, ये बड़ा वाला साइन लगेगा, प्लस का साइन लगेगा, क्योंकि ये दो बड़ा है, तो 2vf से एक vf घटेगा तो खाली vf बचेगा, ठीक है ना। अब ये क्या लिखना जरूरी नहीं है, और यहाँ लिखा है आपका माइनस का uf धन uv। अभी तक हम आपको कहाँ तक पहुँचा दिए, यहाँ तक पहुँचा दिए नहीं, अभी सफर नहीं बचा है, बस 1-2 लाइन का और सफर बचा है। देख रहे हैं कि हमको दोनों पक्षों में uvf uv ऐसे शब्द आ गए हैं, तो हमें केवल एक अक्षर चाहिए, केवल एक अक्षर चाहिए, एक अक्षर यहाँ चाहिए, एक अक्षर यहाँ, एक अक्षर यहाँ चाहिए। तो हम क्या ऐसा करेंगे कि एक अक्षर बचे, तो अगर हम तीनों अक्षर से नीचे भाग लगाएंगे ना तो दो को अक्षरवा कट जाएगा। सोचिए कि अगर इसके नीचे में तीनों अक्षरवा रहता तो कोई दूठे कट जाता, कोई भी दूठे कटेगा ना, हमको नीचे एक खाली बचेगा, हमको नीचे कट बचाना है, एगो बचाना है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि समीकरण के दोनों पक्षों में, समीकरण के दोनों पक्षों में uvf से भाग देने पर, uvf से भाग देने पर दोनों पक्षों में भाग देंगे, ठीक है। तो चलिए दोनों समीकरण में भाग देते हैं। यहाँ माइनस uf लिखा हुआ है, माइनस का uf, अब बटा में कर दीजिए uvf, फिर प्लस uv लिखा हुआ है, अब बटा में कर दीजिए uvf, बराबर लिखा है कि vf, तो बटा में दीजिए uvf। तीनों अक्षरवा से इसलिए भाग दे रहे हैं कि कम से कम 2 को कट जाए, एगो बच जाए। तो अब ध्यान से देखिए, काटिएगा इसको, देखिए f से f कट जाएगा, u से u कट जाएगा, u से u कट गया, v से v कट गया, यहाँ vf से आई vf कट गया। तो नीचे देखिए इसमें बीच में बचा है b, यहाँ बचा है f और यहाँ बचा है u, तो पर जो बचा है उसको उतार लेते हैं। क्या क्या बच गया आपका,
ऊपर कुछ नहीं बचा है, ऊपर यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, तो कुछ नहीं तो एक मान सकते हैं ना, लिखेंगे माइनस का 1/v बचा हुआ है। ठीक, यहाँ पे क्या बचा है, कुछ नहीं ऊपर बचा, तो ऊपर मान लीजिए 1 बचा है, और नीचे क्या है आपका f बच गया है। यहाँ से यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा होगा, शायद हाँ दे रहा होगा, बराबर यहाँ पर कुछ नहीं बचा है तो 1 बचा है, और नीचे क्या बचा है, ये f कट चुका है, ये f कट चुका है, तो u बचा है केवल, ऐसे u। अभी कुछ ऐसा नहीं बन के आया आपका, लेकिन पहुंच गए आप। अब थोड़ा सा मैं यहाँ से आगे बढ़ाता हूँ, इधर कर देता हूँ आपको, ठीक है, देखिएगा। तो आप ऐसा काम कर सकते हैं कि 1/f को यहीं रोक लीजिए, और इस हिस्सा को जो है माइनस वाला हिस्सा इसको पार भेज दीजिए। तो अगर आइए 1/f आप यहीं रोक लेते हैं, और ये वाला जो पूरा हिस्सा इसको उस पार भेज देंगे, तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस में 1/v लिखाएगा, ठीक है, प्लस में 1/v। और हाई ए परमा पहले ही से बैठा है 1/u, ये पहले ही से है, धन 1/u। अब जरा देखिए तो आ गए कि नहीं आप अपने मंजिल तक, आ गए मंजिल तक। 1/f बराबर 1/v धन 1/u, समझ में आया। 1/v प्लस 1/u 1/f के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपका निगमन कंप्लीट होता है, टू प्रूव्ड, यानी कि ये क्या हो गया आपका सिद्ध हुआ, ठीक है ना। यह समीकरण आपका सिद्ध हुआ, यानी कि आपने निगमन कर दिया, डेरिवेशन कर दिया, या सूत्र की प्राप्ति आपने कर लिया। किसका, उत्तल दर्पण के लिए 1/f बराबर 1/v धन 1/u के सूत्र का आपने निगमन कर दिया। अब एक बार मैं यहां से हट जा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट मिल गया होगा आपको। तो सभी लोग वीडियो को देखे हैं, अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, जो बच्चे पूरी तरीके से देखे हैं, स्किप नहीं किए होंगे, उन्हीं को समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, तो कृपया आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कैसा था कैसा नहीं था। और हाँ, जो लोग भी नए इस चैनल पर जुड़ रहे हैं, जिनके यहाँ वीडियो पहली बार पहुँच रही होगी मेरी वीडियो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 9, 10, 11, 12 के बच्चे हों तो चारों क्लास से वीडियो चलाई जाएंगी। अभी फिलहाल शुरू में 9, 10 की डाली जा रही हैं, ठीक है, हाल ही में 11, 12 की वीडियो अपलोड की जाएंगी। तो सभी बच्चों से गुजारिश है कि सभी लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या करें, पहुँच सके, ठीक है। थैंक यू।